सभी को नमस्कार। अब करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का टाइटल मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम रखूँ रीजंस नॉट टू बाय अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, या फिर थोड़ा सा जो कैची टाइटल होता है कि भाई 10 रीजंस नॉट टू बाय अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज और 5 रीजंस नॉट टू बाय अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। उस पर वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की मुझे काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिंटो कॉमिक्स का मैंने एक बड़ा सा पार्सल कल मैंने अनबॉक्सिंग आपको दी थी। उसके अंदर मैंने जो है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज और कुछ और संग्रह संस्करण थे, मैं हूँ भेड़िया, कोनी खानदान, खजाना और जम्बू और अंगारक के पेपर बैग्स थे। तो वो मैंने अनबॉक्स किया था और मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करी थी। तो हाँ, फिर पिंटो कॉमिक्स का मेरे पास में फ़ोन आया। मैंने वीडियो भी शेयर किया था, उसके अलावा मैंने जो फेसबुक पे भी उस वीडियो को शेयर किया था। और लास्ट में मेरे से जो प्रॉब्लम्स आई, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो मैंने शेयर किया था। तो पिंटो कॉमिक्स का जो मेरे जो उनके ओनर, उनका फ़ोन आया था, 2 बार फ़ोन आया था उन्होंने। और उन्होंने बोला था आपकी जो भी डैमेज हैं या जो रिपीट कॉपीज़ है, जैसे कि 5 रिपीट कॉपीज़ थी, 3 आई थिंक जम्बो की थी और 2 अंगारा की थी, और ये डैमेज था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको भिजवा दीजिए, आप इसको भिजवा दीजिए। और जो है उनका रिफ़ंड भी आ गया, कल की ही डेट में उन्होंने रिफ़ंड कर दिया है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। और जो 5 रिपीट कॉपीज़ थी उनके पैसे प्लस पोस्टल भी उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। तो ये पूरी तरीके से वो रिफ़ंड कर चुके हैं। और मैंने खैर शुरू में 2-3 चीज़ सोची थी कि मैं क्या क्या रिटर्न करूं। जैसे खूनी खानदान और खजाना भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा डस्टी वगैरह थे, मैंने आपको बताया था वीडियो में। पर वो मैंने अपनी चॉइस से, मैंने कहा ठीक है, एक लिमिट तक ही रखते हैं इसको। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड की थी कि डैमेज मैं रिटर्न कर दूंगा बस, और दूसरा वो 5 कॉपीज़। तो मैं रिटर्न तो अभी तो मंडे को, मैं हो सकता है इसको मंडे को या ट्यूसडे को डिस्पैच कर पाऊँ पैक वगैरह करने के बाद में। लेकिन हाँ, उनका रिफ़ंड वगैरह आ चुका है। और पहले भी जो डिले वगैरह हुआ तो उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन मुझे लग रहा है, वो जो भी है, मतलब जो मैंने आपको जो भी स्थिति थी एज इट इज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। बट फिर जो है उसे एज ए सेलर, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड सेलर है ऑलरेडी, और इसी वजह से डील हुई। यही एक प्रॉब्लम आती है कि जो रेप्यूटेड सेलर थे तो बिग अमाउंट में भी हम निश्चिंत होते हैं और हम ज़्यादा वो टेंशन लेते नहीं कि वो अपने हिसाब से डिस्पैच वगैरह कर देंगे। तो होली का त्यौहार था, कुछ मिसकम्युनिकेशन था, जो भी था, तो वो नहीं कर पाए अपडेट वगैरह। लेकिन उन्होंने सारा जो है, जो उससे पहले भी जो भी उन्होंने हो गया, तो अभी वो उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, पर कल रात को बना नहीं पाया, तो मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और टाइटल भी मेरे को समझ में आया, और इसमें मुझे एक समझ में आया कि ये जो एक प्रॉब्लमेटिक कलेक्टर एडिशन है, उसकी बात करी जाए कि आखिर क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं कुछ याद आएगा तो उसमें ऐड करूँगा। तो इसलिए मैंने पहले वाली वीडियो को थोड़ा हाइड कर दिया है, कमेंट वगैरह बंद कर दिया। मैंने अपने तरीके से प्रयास किया है, नया वीडियो बना रहा हूँ। इसके टाइटल में भी मैं उनका जो सेलर का नाम मेंशन कर दूंगा, ताकि वो इससे लोग उस रेफरेंस ले पाएँ। तो मैं बात नागालैंड शुरू करूँगा। इससे शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जो पिंटो कॉमिक्स का ऑर्डर था वो चीज़, प्लस अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज और ये नागालैंड आपस में कनेक्टेड है। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। देखिए, संपूर्ण नागालैंड एक ऐसा कलेक्टेड एडिशन था, मैं आपको बता देता हूँ, कि जो है आपको एक बहुचर्चित सीरीज़ थी नागराज की। और जो अनुपम सिन्हा जी का स्टाइल है किसी भी सीरीज़ को फेमस बनाने का, तो उसी स्टाइल में वो पहले हमको खजाना सीरीज़ दे चुके थे। और खजाना सीरीज़ से कम्प्लीटली इंस्पायर्ड उसी का एक्सटेंशन, वही फॉर्मेट में हमको नागालैंड देखने को मिली, जिसमें जो है आपको 9 कॉमिक्स टोटल, 8+1, 8 2007, 8, 9 में, और उसके बाद में जो है 1 आपको जो है 2014 के आसपास 13-14 मिली थी। तो 9 कॉमिक्स की सीरीज़ थे। पहले खजाना हमको मिली थी, ऐसे 5 कॉमिक्स की सीरीज़। संपूर्ण खजाना भी देखिए, संजय गुप्ता जी ने प्रकाशित किया, और इसका जो फॉर्मेट है ना, वो भी इनसे मिलता जुलता है, इंस्पायर्ड है, इसलिए मैंने इसको भी आपको दिखाया है। तो अब हुआ क्या, समझाता हूँ आपको। उसके बहुत सारे कलेक्टर एडिशन वगैरह आए, मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए, संजय गुप्ता जी भी लेकर के आए, पहले वो कंबाइंड राज कॉमिक्स भी लेकर के आई है ना, 2018 में भी लेकर के आई, उससे पहले भी लेकर के आई। तो बहुत ये सब कुछ हुआ, 13 में भी लेकर के आए। और संपूर्ण नागालैंड का जो संग्रह का संस्करण था, उसकी ना बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मैंने कई वीडियो में बताया, इन सब बताया था। उनका जो है 1000 या 700 रुपये का एक संग्रह संस्करण था, जो उनका 5-5 हज़ार रुपये में बिका था। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, जब तो चीज़ें आप दोस्तों को करती थी, तो काफ़ी डिमांड थी उसकी। जब संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने अपना पब्लिकेशन शुरू करा सन 2021 में, तो मनोज गुप्ता जी संपूर्ण नागालैंड लेकर के आए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, 1500 के आसपास MRP रखा, डिस्काउंट के साथ वो काफ़ी सस्ता मिल जाता था। बिल्कुल वही फॉर्मेट रखा, बट उसमें जो है कवर वगैरह रिमूव कर दिए गए, और जो है पेपर बैग्स को एडिट बाइंड कर दिया गया, ऐड वगैरह रखे गए, जिससे उनका फॉर्मेट रहता है। उसके बाद संजय गुप्ता जी हमें ये लेके आए संपूर्ण नागालैंड, और इसका उन्होंने प्राइस रखा 5000 रुपीज़। हाँ, जब हमने वो ब्लैक में बिकती थी या अमेजन फ्लिपकार्ट पे कॉस्टली मिलती थी, तो हमारा एक जुमला होता था कि 5000 रुपये में देखो संपूर्ण नागालैंड बिक गई। तो उनको उन्होंने रियलिटी बना लिया संजय गुप्ता जी ने, और हमको संपूर्ण नागालैंड 5000 रुपये में दी। और प्री ऑर्डर में इसमें कुछ प्राइस लेस था। बाद में लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। फिर संजय गुप्ता जी लाइव आए और उन्होंने इसका प्राइस रिड्यूस करके
4200 रुपीज़ कर दिया, यानी कि 4200 रुपये। तो आज की डेट में अगर मैं संपूर्ण नागालैंड के MRP की बात करूँ तो इसका MRP है 4200 रुपये। और ये कॉमिक्स जगत की, अगर इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की बात करूँ तो सबसे महंगी कॉमिक्स बन जाती है 4200 रुपये। और प्री ऑर्डर में इसका प्राइस थोड़ा और कम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना था, शायद 3500 के आसपास था। प्री ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ से एक थोड़ी प्रथा शुरू हुई कि प्री ऑर्डर में सस्ता और उसके बाद जो है महंगा। और प्री ऑर्डर में नोवेल्टीज़ वगैरह मिल ही जाती है। पर संजय गुप्ता जी के जो भी कॉमिक्स आते हैं 99% या 90% उनमें नोवेल्टीज़ आपको उसके बाद भी मिल जाती है। और इसका फॉर्मेट ऐसा रखा गया कि हमको एक ऐसा बॉक्स दिया गया पब्लिशर की तरफ से, मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है बॉक्स को भी, और बॉक्स के अंदर बबल रैप वगैरह डाल करके ये संग्राहक संस्करण हमको देखने को मिला। और ये भी सिर्फ इसका क्या बोल सकते हैं कि स्लिपकेस कवर है, अंदर ये था संग्राहक संस्करण। और मैं क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में रखता हूँ तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा कर्व आया था, देखिए इस तरीके से नीचे कर्व आया था, इसको नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, पर मेरी आदत, मेरे को थोड़ा ऐसे पसंद है रखना, तो जो भी है कोई बात नहीं। और इस तरह से गोल्ड ग्लेडिंग की गई, जैसा पहले भी इसके बहुत, आप नागालैंड के मेरे पुराने वीडियोस चेक कर लेना इस, क्योंकि बात आज मैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज करने वाला हूँ, तो इसको मैं जल्दी खत्म करूँगा मामला। और इसमें ग्लास कट का संपूर्ण नागालैंड जैसा पहले मिला था, पर ब्लू कलर का कवर था इस तरीके का। ये ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है। अनुपम सिन्हा जी जो इनके मूल रचनाकार हैं, सभी कॉमिक्स और उनके कवर वगैरह उन्होंने बनाए थे, उनसे फिर से कवर बनवाया गया और बड़ा सुंदर लगा। और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए कि सारे ऐड वगैरह रिमूव कर दिए गए। बाइंडिंग इसकी ज़बरदस्त थी, देखो कैसे खुल रही है, कहीं से भी खुल। और मैंने इसको पढ़ा लिटरली, संग्राहक संस्करण से मैंने नागालैंड को पढ़ा, तो नागालैंड एक बेस्ट संग्राहक संस्करण निकल कर गया है राजकॉमिक्स संजय गुप्ता जी की तरफ से। सर्प सत्र वाला साइज़ जो एक्चुअली मनोज गुप्ता जी जिस साइज़ में लाए थे उस साइज़ में था, एक्चुअली संजय गुप्ता जी का साइज़ नहीं था, साइज़ डिफरेंट है। मूल जो सीरीज़ थी और मनोज गुप्ता जी जो संग्राहक संस्करण लेके आए थे उस साइज़ में बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ये यहाँ पे कोई नॉर्मल कॉमिक्स पड़ी हो यदि आसपास दिखा देता हूँ, तो इसकी जो एक्चुअल साइज़ थी नॉर्मल रेगुलर साइज़ कॉमिक्स, तो ये जो है आपको देखिए इस साइज़ की कॉमिक्स आया करती थी। ये है एक रेगुलर साइज़ की कॉमिक्स, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो उसको स्ट्रेच करके बड़ा अच्छे से, मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है नारायण को। मतलब मेरे को अगर पढ़ने के हिसाब देखें तो बेस्ट फॉर्मेट ये लगा। और अभी अमेजोन पे एक बार न्यू ईयर में बहुत अच्छी डील में मिल रहा था, लेकिन मैंने मिस कर दी वो डील। बहुत बढ़िया डील में मिल रहा था ये संग्राहक संस्करण आपको। तो इसमें है ना एक चीज़, एक देखिए आपके ये ना ऐड रिमूव कर दिए गए, साइज़ भी कर दिया गया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, स्लिप केस कवर आपके हाथ में है। और उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें मिली आपको, ये ऐसे बॉक्स में मिलता है। जो मैंने इसको भी कलेक्टिबल समझा, मुझे बड़ा सुंदर लगा ये बॉक्स नागालैंड का, है ना। ये एक फॉर्मेट देख, और हाँ प्री ऑर्डर का प्राइस अलग है और आपका जो है प्री ऑर्डर के बाद का प्राइस अलग है। अब आगे बढ़ते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज के बारे में, ठीक है। और खजाना को मैं रख देता हूँ। इसमें भी क्या, अभी जो ये नया का नया डाइजेस्ट आया है, इसको भी संग्राहक संस्करण लिखा गया है यहाँ पे हालांकि, तो इसमें भी बस ये है संकलन लिखा है, सॉरी। तो इसमें भी ऐड वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं। तो एक होता है ना कि फॉर्मेट जो तैयार हो जाता है, हालांकि ये एक अलग, ये संजय गुप्ता जी का नया साइज़ है, इसकी विड्थ वगैरह अलग होती है, ये सर्प सत्र वाले साइज़ में आया था, ठीक है। अब मैं इनकी बात नहीं करना चाहूँगा, तो इनको मैं साइड में रख दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नागालैंड की बात यहीं तक थी, अब इसको मैं रेफरेंस लेकर के इसमें यूज़ करूँगा। अब बाहर ही आती है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की। तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में टोटल 20 कॉमिक शामिल हैं और 20-20 पेज की थी, तो इतना ज़्यादा नागालैंड के बराबर ही मान लो या उससे कम ही मान लो, ज़्यादा नहीं। और इसका साइज़ थोड़ा अलग रखा गया, इसका साइज़ और बड़ा रखा गया, यानी कि ये एक ऐसा संग्राहक संस्करण है जो अपने आप में बिगेस्ट है संजय गुप्ता जी की तरफ से जब ये पब्लिश हुआ था। और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद इससे बड़ा कोई संग्राहक संस्करण आया होगा, क्योंकि न्यू साइज़ तो ये होता है संजय गुप्ता जी का, ये न्यू साइज़ है, छोटा साइज़ नहीं है। और इसमें देखिए इससे बड़ा है ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का जो संग्राहक संस्करण है। इसको मैं रख देता हूँ खजाना को, फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, रेफरेंस लेना था वो ले लिया मैंने, ठीक है। और अगर हम रेगुलर साइज कॉमिक्स की बात करें तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का आप साइज़ देख सकते हैं, आई थिंक एक रेगुलर साइज कॉमिक्स से डबल है शायद। जो फाइटर टोर्स वगैरह कॉमिक्स मैंने बताई थी आपको, जो मनोज गुप्ता जी की सुपर बिग साइज़ आती है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और नागालैंड से भी यदि आप कंपेयर करेंगे, ये मैं स्लिप केस कवर रख रहा हूँ, कॉमिक्स से छोटी है, याद रखना। मैं स्लिप केस कवर को भी यदि रख दूँ तो भी अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज इससे बड़ा निकल के आता है, विड्थ में भी और लेंथ में भी, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बात है, मतलब बिगेस्ट जो साइज़ में है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। अब अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज क्या है, नागराज और ध्रुव जो पात्र हैं उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी सीरीज़ आई है और कॉमिक्स आई हैं उनकी। और जो है अमेजिंग फ्रेंड्स जो नागराज और ध्रुव में ये होता है कि आपको जो है इनके रचनाकार जो अनुपम सिन्हा जी हैं, और 1995 में उन्होंने नागराज ध्रुव को बनाना शुरू करा। मतलब ध्रुव को तो 1987 से बनाए थे, 1995 में नागराज को टेक ओवर कर लिया। और जब रचनाकार बिल्कुल सेम हो जाते हैं, स्टोरी टेलर सेम हो जाते हैं,
तो फिर इन दोनों के साथ में आने की संभावना बन गई। तो राजनगर की तबाही ही है, 1960 प्रलय, विनाश, तानाशाह, सूरमा, निशाचर, कलयुग, कोराम, कयामत, ये जो भी कॉमिक्स आई थी, और उसके बाद में मल्टी स्टार का कोराम से जो युग शुरू हुआ, तो नागराज ध्रुव की स्टोरीज काफ़ी कनेक्ट होनी चाहिए, और हर साल उनकी कॉमिक्स वो कनेक्शन बन गया, और इस तरह सीरीज आती रही, तो वो काफ़ी फेमस हो गए। लेकिन अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में क्या कि ये जो पूरी सीरीज रची, जब भी अनुपम सिन्हा जी ने, जो मैंने खजाना सीरीज आपको बताई थी, जो भी बनाते हैं, तो उसमें जो जो पात्र आते गए, या उससे पहले भी जो पात्र थे, जैसे कि सोडांगी है, विसर्पी है, कालदूत है, नगीना वगैरह है, तो एक नागराज का एक अलग से यूनिवर्स बन रहा था नागद्वीप पे। उसके बारे में छोटा छोटा हिंट हमको अनुपम सिन्हा जी देते रहते थे। कभी खजाना में छोटी सी कोई स्टोरी बता दी, कभी त्रिफना सीरीज में कालदूत के बारे में कुछ बता दिया, छोटी छोटी चीज़, नागायण में कुछ नया सीक्रेट रिवील कर दिया, ऐसा वो करते रहते थे। अवशेष चुनौती है, ड्रोन है, या कोई काल कराल है, कहीं ना कहीं कुछ ना डालते रहते थे। तो संजय गुप्ता जी ने क्या करा, वही जो नागायण के समय था, उन्होंने बताया कि जो इनके एक्स्ट्रा जो पात्र थे, उन पे उन्होंने जो है स्टोरीज़ बनाई, और 20-20 पेज की स्टोरी थी, और इस साइज़ में एक्चुअली नहीं आई थी, उसका साइज़ थोड़ा अलग ही था। मतलब ये जो छोटी साइज़ की जो मार्वल डीसी कॉमिक्स आती हैं, या जो कहीं मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फिलहाल है नहीं, तो मतलब एक अलग ही साइज़ था, पर वो उसको स्ट्रेच करके ऐसा बड़ा साइज़ किया जा सकता है। तो ये बिग साइज़ पहली बार आई है। अब पहली बात मैं किस फॉर्मेट रिलीज़ कर गई उसकी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल नागायण वाले फॉर्मेट को फॉलो किया गया। कैसे समझा देता हूँ, देखो फिर से स्लिप केस कवर में, यानी कि जो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज है, ये स्लिप केस कवर में आपको देखने को मिलता है। स्लिप केस कवर इस प्रकार का है। 2 आर्ट इसमें देखने को मिलते हैं। एक तो इसका ये कवर आर्ट है जो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है, और जगदीश जी ने इसको इंक करा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का। और बैक कवर में आपको वो अमेजिंग फ्रेंड्स दिखाई दे गए हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं इसके लिए। फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बाबा गोरखनाथ हैं, कालदूत हैं, देव कालजी हैं, ये सब हालांकि देव हैं लेकिन फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें सेलेक्ट किया गया है कालदूत को, एक पंचनाग, ये पांचों नाग एक साथ सेलेक्ट रहते हैं, 1 2 3 4 5 करके जो है छोटे से वो होंगे पंचनाग, फिर सोडांगी और विसर्पी। तो इन 5 को लेकर के कहानियाँ बनाई गई। तो इसमें जो 20 कॉमिक्स शामिल हैं, तो इन 5 पे रिलेटेड हैं। कुछ 4-5 कॉमिक्स एक पे होंगी, 4-5 कॉमिक्स एक पे होंगी, 4-5 इस तरीके से। ये एक संग्रह है एक तरीके के कॉमिक्स का। तो ये फॉर्मेट रखा स्लिप केस कवर का। और उसके बाद में वही फॉर्मेट है, इसी के अंदर जो है बबल रैप वगैरह लगा करके इसको भी ऐसे बॉक्स में दिया गया। हालांकि ना क्वालिटी हर जगह पे डाउटफुल रही। मतलब अगर आप संपूर्ण नागायण से इसकी क्वालिटी की कंपेयर करो, कोई कंपेयर नहीं है, बिल्कुल बकवास क्वालिटी का है ये। और इसमें देखो गंदे से ये चिन्ह भी बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक से। हालांकि इसको भी पैक करने का मन था, पर नहीं रखता हूँ पैक करके, ठीक है। ये तो ये इस तरीके के बॉक्स में मिला। सेम वही आर्ट यूज़ किया गया जो आपको स्लिप केस कवर मिलता है। तो ऐसा बॉक्स, उसमें फिर बबल रैप, फिर उसके अंदर स्लिप केस कवर, और उसके बाद आपका कॉमिक्स। इसमें पहली बात ये सेम वही फॉर्मेट, वैसे ही ऐड रिमूव करना है, कॉमिक्स को कंबाइंड करना है ना, वो एक बिग साइज़ में ले आना है। जैसे ना तो पहले कभी ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज इस साइज़ में आई थी, ना ही नागायण जो है इस साइज़ में आई थी। हालांकि संग्राहक संस्करण कभी भी अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का नहीं आया था। एक तो ये बात। दूसरी बात प्राइस, जैसे कि इसका प्री ऑर्डर प्राइस 4200 था, आई एम सॉरी, MRP 4200 था, प्री ऑर्डर शायद 3500 था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर इसका मुझे याद है। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का प्राइस रखा गया 3000 रुपये, 3000 रुपीज़, इसमें जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। और इसका जो प्री ऑर्डर प्राइस रखा गया वो रखा गया 2500 रुपये। और प्री ऑर्डर की इस प्राइसिंग के साथ में इनका टाइम भी वो डिले हुआ। तो ये वो कॉमिक्स बन जाते हैं, चाहे नागायण हो चाहे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, जो बहुत बहुत डिले हुए। आई थिंक 6 मंथ से भी ज़्यादा डिले हुआ होगा। तो प्री ऑर्डर का पैसा फंसना वगैरह ये सब चीज़ें आप सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं आपस में। और रिलीज़ के बाद में इसकी प्राइस जो है 3000 रुपये रखी गई। एक तो ये बात, पर ये क्वालिटी में कहीं पर भी नागायण के सामने नहीं ठहरती। एक बात ठीक है, वो मैं बताऊंगा। मतलब एक तो 2 तरह की क्वालिटी होती है। तो फिजिकल क्वालिटी, कि बुक की क्वालिटी कैसी है, बाइंडिंग की क्वालिटी कैसी है, वो सब क्वालिटीज आती है। दूसरा होता है स्टोरी एंड आर्ट की क्वालिटी। ये 2 तरह की क्वालिटीज़ होती है। तो दोनों में ही नागायण का ये बराबर नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आप कंडीशनड हो जाते हैं जब आपके सामने नागायण उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से प्री ऑर्डर का प्राइस कम करके रिलीज़ कर गई, तो आप सेम चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की जो 20-20 पेज की पतली पतली कॉमिक्स थी, कभी भी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। और दिसंबर 2020 से मैं हमेशा अपनी बात शुरू करता हूँ। ऑफलाइन स्टोर्स पे, ऑनलाइन स्टोर्स पे इसकी कुछ 4-5 गिनी चुनी कॉमिक्स अवेलेबल हुआ करती थी। कौन कौन से बताता हूँ। तो पहले से कॉमिक्स कौन कौन सी है वो बताता हूँ। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, इसकी बाइंडिंग क्वालिटी वोस्ट है। जो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की बात करूँ, इसको सिर्फ अगर आप एक बार ओपन भी कर लेंगे, मैंने इसको अनबॉक्सिंग में ओपन किया था, तो इसकी ये हालत हो जाती है। इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो इस हिसाब से ये जो ब्लू कलर का कपड़ा है नीचे दिख रहा है, ब्लू ब्लू से जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, उस पर ये सारे पेजेस चिपके होने चाहिए थे, तब जाके कॉमिक्स इस प्रकार से खुलती है। ये देखिए आप, ये देखिए नागायण को यदि आप ऐसे ओपन करेंगे तो ये ब्लू कलर का जो कपड़ा है ऐसे उठेगा और
बाकायदा आप इसको रीड कर सकते हैं। ये मैं इसको 2 बार रीड कर चुका हूँ मतलब, और कई वीडियोज़ में इसको ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद इसकी स्थिति ये है, और वो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सिर्फ अनबॉक्सिंग में ही ओपन होती है। और इसकी बाइंडिंग सबसे बेकार बाइंडिंग है, बिल्कुल बेकार है। पता नहीं अभी ग्लू वगैरह क्यों नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है, बहुत कॉस्टली है। तो अगर आप जब ऐसा पैटर्न देखते हैं तो आपको विश्वास होता है कि आपको मिल जाएगा। अच्छा, आर्ट की मैं बात करूँ तो अब तक का मुझे तो नागराज ध्रुव, अगर मैं नागराज की बात करूँ तो इतना वोस्ट एक कैटेगरी का आर्ट है। हालांकि जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। अब आप सोचिए आर्ट अच्छा नहीं लगा, आर्टिस्ट चलिए रीज़न बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर 20 कॉमिक शामिल है, और वो जितने भी आर्टिस्ट थे वो शुरुआत में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे। यानी कि हेमंत कुमार जी हमारे जो लेजेंडरी हैं, मतलब हेमंत कुमार लेजेंडरी आर्टिस्ट है। हेमंत कुमार जी बहुत अच्छा फील थे ना। ये देखिए हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ चित्र है। नागग्रंथ मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है। तो हेमंत कुमार जी हैं, आदिल खान जो आई मीन नॉट सॉरी दिलीप सिंह जी हैं, जो कुत्ता पंथी वाली जो सीरीज चल रही है अभी, कुत्ता खाते वगैरह, और ये जो अपने जो कौन सी रक्त कथा जो चल रही है। और जो भी आर्टिस्ट है, मतलब एक से एक बेहतरीन आर्टिस्ट ने इन पर काम करा है, पर उस वक्त इसको काफ़ी कैजुअल लिया गया था। इसमें कॉमिक्स कौन सी थी बताता हूँ आपको। ये इसमें ना कॉमिक्स की पूरी 20 की एक लिस्ट दी हुई है इस पर स्लिप केस कवर पे। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है इसमें कॉमिक्स। मिलन यामिनी, विषया, परम विषया, कालसर्प और युगल सृष्टि, ये 5 कॉमिक्स हैं हमारे महात्मा कालदूत की। फिर है नाग ज्योति, अम्बरीश, कोबराक, पागल नागिन, ये शायद विसर्पी से कनेक्टेड है सारी, नेवला तंत्र वगैरह। अधूरा प्रेम, फेरो, शाप और देव कन्या, इसके लिए ये सोडांगी की हैं। और ये कल्पांतरी, पंचनाग, प्रतिशोध, पराजय, रणनीति, ये पंचनाग, कल्पांतरी सोडांगी, आई एम सॉरी, ये सोडांगी की एक ज़्यादा है और पंचनाग वगैरह की 4 है, मतलब इस तरह से कुछ है। तो ये 4 करेक्टर्स की इतनी 20 कॉमिक्स इसमें शामिल है। और अच्छी बात ये कि इसमें सभी के कवर आर्ट्स दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया दिसंबर 2020 में बहुत कम अवेलेबल थी। कौन सी थी इनमें से मैं आपको कवर आर्ट दिखाऊंगा जब बताऊंगा कौन सी अवेलेबल थी। तो ये इस तरीके से शुरू होता है। 2 इसमें आर्ट है वो यूज़ की गई है, मैंने आपको पहले बताया था। एक तो इसका कवर आर्ट जो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था वो है ना, पीछे वाला शायद उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये सारे फ्रेंड्स दिखेंगे, तो इसमें से अलग अलग कर लो। जैसे आप कालदूत को निकाल के अलग करो तो ये सीन सामने आपके आएगा, यही कालदूत है, ठीक है। तो इन्होंने जो है अमर योद्धा कालदूत। अब इसमें जो कालदूत की जो 4 से 5 कॉमिक्स है वो आएंगी, और कालदूत के बाद में जो है नेक्स्ट मान लो आपकी जो है विसर्पी की शुरू होने वाली है। मैं निकाल देता हूँ वाली। आर्ट की क्वालिटी में भी आप थोड़ा देख पा रहे हो, बाकी मैं डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, पॉइंट बहुत सारे हैं वो दिमाग में मिक्स हो रहे हैं, एक बार शुरू हो जाए वो पॉइंट। ये देखिए नाग वीरांगना विसर्पी, तो इसी में से अगर आप विसर्पी वाला चित्र अलग कर देंगे, देखिए ये रहा विसर्पी का, तो ये बन गया नाग वीरांगना विसर्पी का चित्र। तो इसमें ना ये चित्र एक पूरा कंबाइंड है, और इन 5 की कॉमिक जब शुरू होंगी तो आपको वही आर्ट देखने को मिलेगा। जैसे नाग वीरांगना विसर्पी के बाद में शायद सोडांगी आएगी, फिर पंचनाग आएंगे। तो सोडांगी की जब शुरू होगी कॉमिक्स, ये देखिए, तो उसी में से जो है आपको शूलधारिणी शुडांगी, तो ये चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये रही शूलधारिणी शुडांगी। और अब इसके बाद में पंचनाग बसते हैं हाली, तो पंचनाग इसके बाद में आएंगे। इस शुडांगी की एक कॉमिक्स ज़्यादा है और पंचनाग की एक कॉमिक्स कम है, तो मिलाकर घुमा फिरा के टोटल 20 कॉमिक्स हो जाती हैं। पंचनाग की 4 होंगी, विसर्पी और कालदूत जी की उनकी जो है वो 5 होंगी, ऐसा कुछ है। कहाँ गया वो, ये देखिए। तो इनमें से अगर आप इसी सीन में से अगर आप इन पंचनाग को अलग कर देंगे, कालदूत को छोड़ देंगे, जो है विसर्पी को छोड़ देंगे, सुडांगी को, तो पंचनाग अलग हो जाएंगे। तो इन 4 करेक्टर्स को लेकर के, हालांकि इस 4th में भी 5 करेक्टर हैं। ये देखिए नाग प्रीति है, नागार्जुन है, ये नाम भूल गया मैं, ये सिंह नाग ऐसा करके 5 टोटल, छोटे इनका नाम भूल गया, नाग गुरु ऐसा कुछ नाम होगा। तो ये आपके सामने अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का फॉर्मेट हो गया। एक और बात ये सामने आ गया तो बताता हूँ कि इसमें जो अलग अलग आर्टिस्ट ने काम किया है ना, उनमें से ललित सिंह जी भी एक हैं जो अभी मृत्युरथी और अग्निखंड पे काम कर रहे हैं। तो जैसा काम उन्होंने उसमें किया है वैसा काम वो ऑलरेडी कर भी चुके हैं। देखिए ललित सिंह जी की एक बनाई हुई कॉमिक्स इसमें है, ये सोडांगी की, और इसमें एक सीन है जो एज इट इज़ लिया गया था। ये वाला सीन आपको मृत्युरथी में भी देखने को मिला होगा, नागराज वाला, इस टाइप का नागराज आपको वहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको याद आ जाएगी ललित सिंह जी का काम है इसमें। तो इसमें सभी आर्टिस्ट ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो आर्टिस्ट के नाम भी मैं पूरे बताया था आपको। अब आपको इसकी स्टोरी का तरीका तो समझ आएगा। ये चित्रकार है, देख लीजिए आप सारे,
पोज करके भी देख सकते हैं। हेमंत कुमार जी ने 2 कॉमिक्स बनाई है, मिलन यामिनी और पराजय। नारायण जी को यहाँ उन्होंने बनाई है अम्बरीश, प्रतिशोध, विषया, कोबरा, श्राप, नेवला तंत्र काफ़ी बनाई है उन्होंने। जंग बहादुर जी उन्होंने बनाई है पागल नागिन और रणनीति। सुशांत पंडा जी ने बनाई है नाग ज्योति, अच्छी भी लगी मुझे नाग ज्योति। फेरो स्केरी। वेद प्रकाश खंतवाल जी ने बनाई है अधूरा प्रेम। दिलदीप सिंह जी हमारे डोगा वाले। परम विषया, कालसर्प, देवकन्या। मोइन खान जी ने पंचनाग। अच्छा, पंचनाग मोइन खान जी का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसके अंदर। सिद्धार्थ पवार जी ने युगल सृष्टि, ललित सिंह जी ने कल्पांतरी सोडांगी और उत्तम चंद जी ने नेवला तंत्र। ठीक है, अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी लिखी है इसकी विवेक मोहन जी ने। पहले जब हम कॉमिक्स में देखते थे विवेक मोहन जी का नाम, तो उनका परिकल्पना में विवेक मोहन जी आता था, स्टोरी में तरुण कुमार भाई जी का नाम देखने को मिलता, पर इनकी सबकी स्टोरी विवेक मोहन जी ने लिखी है। इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, वो सारा दिखा करके सारी बात करेंगे, समय इसमें लगेगा, काफ़ी बातें बोलनी है मुझे। तो संजय गुप्ता जी ने अपना स्वर्ण प्रश्न लिखा है, हमेशा की तरह इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है, और विवेक मोहन जी ने एक पेज इसमें दिया है। तो विवेक मोहन जी ने बताया कि कैसे उन्होंने लिखी है स्टोरी वगैरह। चलो आवरण दीर्घा दिखाया तो थोड़ा और आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा और मैं अपनी बातें भी करता हूँ। तो आवरण दीर्घा में इसके अंदर जो 20 कॉमिक्स शामिल है सभी के कवर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है मिलन यामिनी। ये है ना 20 रुपये के हिसाब से अवेलेबल था, पर उस पर स्टिकर लगा होता था 2020 में 50 रुपये का। ठीक है, पतली सी कॉमिक्स थी 20 पेज की, 50 रुपये का स्टिकर होता था उस पर, मिलन यामिनी। दूसरा है मुख्य पृष्ठ विषया। ये अमर योद्धा कालदूत की बात चल रही है। तो इसमें 5 कॉमिक्स आएंगी, पहली मिलन यामिनी, दूसरी विषया। विषया मैंने कभी देखी नहीं फिजिकली हाथ में, और हाँ इस बिग साइज़ में कवर बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत सबसे बड़ा बिग साइज, सबसे बड़ा साइज है ये। दूसरा है युगल सृष्टि, ये भी मैंने कभी देखी नहीं, बीच में कोई पेज मिस हो गया मुझे लगता है, जिससे पहले मिस हो गया। 5 कॉमिक्स समझी थी कालदूत, इतनी कैसे निकल रही है, 1 2 अच्छा 3, ये देखिए परम विषया, और ये है काल सर्प, और फिर बाद में है जो युगल सृष्टि। तो इनमें से केवल मिलन यामिनी मैंने एक देख रखा है बस, वो एक ही अवेलेबल होता था। तो अवेलेबल होकर भी किसी काम की नहीं होती थी, क्योंकि पतली सी 20 पेज कॉमिक्स होती, समझ कुछ आता नहीं था। दूसरी कॉमिक्स मतलब दूसरा जो पार्ट है नाग वीरांगना जो विसर्पी हमारी, उसकी पहली कॉमिक्स है नाग ज्योति, ये मैंने देखी, ये फिजिकली अवेलेबल थी, आराम से 50 रुपये के हिसाब से अवेलेबल थी। ठीक है, ये है विसर्पी की नाग ज्योति। नाग ज्योति की बात, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसमें कोबरा का कैरेक्टर वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद में है अम्बरीश, ये भी विसर्पी वाली स्टोरी पे है। फिर है कोबराक, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कोबराक, देखिए पता नहीं कौन है जिसने नागराज को परास्त कर दिया है। और उसके बाद में पागल नागिन, बहुत शानदार कवर बनाया है। उसके बाद में जो है नेवला तंत्र, फिर सोडांगी एक शुरू था। इसमें से अधूरा प्रेम मैंने देखी हुई है, अधूरा प्रेम थी, मतलब 4-5 कॉमिक्स मैंने देखी, इसमें अधूरा प्रेम होती थी, मिलन यामिनी होती थी, नाग ज्योति होती थी, अधूरा प्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट कॉमिक्स है फेरो, ये शूल धारणी सोडांगी का पार्ट है, ये 3rd जो पार्ट है इसका। कवर बहुत सुंदर लग रहे हैं और बिग साइज़ में, और आर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। शार्प देखिए कितना सुंदर कवर बनाया है। देवकन्या, ये बिच्छू ऐसा आपको स्कॉर्पियन किंग क्या दिलाएगा। स्केरी, कल्पांतरी सोडांगी का इसमें चित्र तो नहीं दिखा मुझे, कोई बात नहीं। स्केरी, ठीक है, ये सोडांगी शूलधारणी सोडांगी, आई थिंक इसमें से 20 कॉमिक्स में से 19 के कवर बने होंगे शायद, 20 का कवर बनाया नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5, हाँ कल्पांतरी सोडांगी का शायद कवर ही नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ में नोवल्टीज़ के रूप में काफ़ी कुछ मिला था, इसके कवर कार्ड्स में मिले थे हमको, ऐसा शायद एक रबर शीट वाला मैग्नेट स्टिकर भी मिला होगा, ये तो नागायण का है, और कुछ MDF का भी मिला होगा, पर इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था MDF का। इसके MDF बड़े सुंदर थे नागायण के, और इसके एक स्टैंडी भी मिला था। तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज हर पक्ष में कमज़ोर है नागायण से, ना तो उसकी स्लिपकेस कवर इस क्वालिटी का, ना ही उसकी बाइंडिंग इस क्वालिटी की, ना ही उसका आर्ट इस क्वालिटी का, ना ही उसकी नोवल्टीज बहुत बेकार थी, मतलब बहुत छोटा सा एक MDF था जो आई थिंक ये शायद हमें दिया गया था, ये था वो चीज़, मतलब इसको एक नोवल्टी के रूप में दिया गया था, तो बहुत छोटा अजीब से लग रहा था काफ़ी। और बाकी इससे पहले जो नोवल्टीज आती थी नॉर्मल संग्रह संस्करण में, वो भी काफ़ी बढ़िया आती थी। तो इसमें कई तरह के कंप्रोमाइज़ देखने को मिले थे। मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि जैसे नागायण हमको दे करके उन्होंने जो प्राइसिंग दी, जो बाइंडिंग दी, जो क्वालिटी दी, जो नोवल्टी दी, उससे हमारे मन में एक्सपेक्टेशन सेट हो गई और लोगों ने धड़ाधड़ बुक किया होगा, तो शायद उन्होंने पैसा इसमें ज़्यादा बनाया, मतलब जो भी मेरे को दिख रहा है उससे बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लोग बुरा मान जाते हैं अगर जो भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करो तो ये है पंचनाग का पहला कॉमिक्स, ये अवेलेबल था। ठीक है, तो शायद आई थिंक 4 मैं बता चुका हूँ, मिलन यामिनी, नाग ज्योति, अधूरा प्रेम और पंचनाग, ये मैंने खूब देखे हुए, मतलब 20 पतली सी बुक्स आती थी, छोटी छोटी सी, तो पतले सी, ठीक है, 20 पेज की होती थी, उसका नाम भी रखा था 20 का जादू। पंचनाग के बाद में है प्रतिशोध, ये भी शायद मैंने देखा हुआ है, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर ये भी इंक्लूड हो तो 5 अवेलेबल होती थी। पराजय बहुत ही सुंदर कवर है, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी। और इसके बाद रणनीति, बहुत सुंदर कवर बनाया हुआ हेमंत कुमार जी ने, बहुत सुंदर, मुझे बड़ा पसंद आया। और उसमें मोइन खान जी ने, अब्दुल रशीद जी ने कलर किए हैं, और इसका स्केच भी हमको दिया है हमारे संजय गुप्ता जी ने। ललित कुमार शर्मा जी ने इसका जो कवर आर्ट बनाया,
ये वाला, इस कवर आर्ट की स्टेजेस पूरी दिखा रखी हैं। और ललित कुमार चौहान जी तो खैर संग्राहक संस्करण के कवर आर्ट बनाने में माहिर, अभी भी वही बना रहे हैं डोगा के, तो फेवरेट हैं संजय गुप्ता जी के। काश वो कोई कॉमिक भी बनाए। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का ये तो है संग्राहक संस्करण, जिसका मूल्य मैंने आपको बता दिया 2500 रुपये प्री ऑर्डर में था, अभी 3000 रुपये प्राइस है। और इसका पेपर बैक भी निकाला गया था, उसका शायद 2400 रुपये प्राइस था शायद, क्योंकि अगर ये 3000 तो 2400, मतलब वैसे MRP के हिसाब से प्री ऑर्डर में तो ये फिर बढ़िया रहता। और उसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है, 3 इसके वर्जन मिलते हैं। एक तो हार्ड बाउंड में सेम यही चीज़, सेम इसी कवर में पेपर बैक में, और फिर एक और ऑल्टरनेटिव कवर था जो सुशांत पंडा जी ने बनाया था। इसमें आपको ये कार्टून टाइप के मिलेंगे, जैसे हास्य एंडोला वगैरह मिलते हैं, अभी जो किसने झापड़ मारा ध्रुव को वगैरह मिलता है, देखिए ये ऐसा ये मिलता है आपको, ठीक है। तो ये भी था 2400 रुपये का था, अमेजन वगैरह मिलता है। और कुछ न्यू ईयर पे भी बहुत अच्छी डील्स आई थी, पर मुझे वर्दी नहीं लगा था बोले ना, मतलब मैं तो इस एक को भी लेके पछताया काफ़ी। रणनीति मैंने आपको जैसे बताया, इतना सुंदर जो कवर आर्ट हमको देखने को मिलता है, उसकी स्केचिंग किस तरीके से की थी वो इसमें दिखा रहा है। बड़ा सुंदर कवर आर्ट है, पंचनाग वगैरह है इसमें दिखाया कि जो देव कन्या का जो मैंने आपको स्कॉर्पियन किंग जैसा दिखाया था, उसका भी दिलदीप सिंह जी के द्वारा बनाया गया, यानी एक हेमंत कुमार जी का स्केच दिखा दिया गया आपको, दूसरा दिलदीप सिंह जी का जो ये जो आर्ट था इसका स्केच दिखा दिया। हेमंत कुमार जी ने रणनीति के बाद भी नेक्स्ट कॉमिक सर्प संग्राम, एक उसका कवर बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो, पर वो शायद बन ही नहीं पाया क्योंकि 2020 वाली कॉमिक्स इतने सक्सेसफुल हुई नहीं। क्या क्यों नहीं, उसका भी रीज़न मैं अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्ट की बात करेंगे। और इसके बाद में जो है एक ये कवर था पराजय कॉमिक्स के लिए। पराजय कॉमिक्स का एक्चुअल कवर कौन सा है देख लेते हैं। पराजय का ये कवर कितना जोरदार लग रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए रिजेक्ट कर दिया था, इसमें कैरेक्टर से खिचड़ी बन गई थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये एक कोबरा के लिए सुशांत पंडा जी ने कोई विकल्प सुझाया था, वो दिखाया गया। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शामिल की गई हैं। पागल नागिन, पहले मैं आपको कवर दिखा दूँ। पागल नागिन का विसर्पी वाली सीरीज में था, तो पागल नागिन का जो कवर था ये देखिए, ये कवर है एक्चुअल। तो इसकी स्केच दिखाई यहाँ पे। और पहले जो है विवेक गोयल जी जो हमारे होलिकाओं के लिए बनाते हैं, तो उन्होंने पहले ऐसा कवर बनाया था जो अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। नागराज है और विसर्पी जो है बीन की धुन पर नाच रही है। लेकिन ना हेमंत कुमार जी का जो अभी आप इतना ज़्यादा उनका इवोल्यूशन हुआ है, हेमंत कुमार जी की जो सबसे अच्छी खासियत लोग भी बताते हैं, मैं भी मानता हूँ, कि वो डायनेमिक जो पोज होते हैं ना, एक्शन के जो सीन होते हैं वो बड़े अच्छे बनाते हैं। तो इस चीज़ में देखो ये चीज़ आपको मिसिंग लगेगी कि इसमें आपको विसर्पी नाच रही है लेकिन ऐसा लगता है खड़े होकर पोज दे रही है खाली। हेमंत कुमार जी जब इसका अल्टरनेटिव वर्जन बनाए तो देखिए आपको मोशन नज़र आता है कवर में। तो खैर डेफिनेटली फिर हेमंत कुमार जी का सिलेक्ट हुआ, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आर्ट लग रहा था, ठीक है। तो इसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे कवर रिजेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं रीज़न, ये मैंने खुद से बनाया है, लेकिन हेमंत कुमार जी के डायनेमिक मिलते हैं पोज वगैरह। और यहाँ पर जो है एक ललित सिंह जी हमारे जो, ठीक है, तो उन्होंने जो ये एक सोडांगी की कॉमिक्स बनाई थी जो मैंने आपको बताया था, कालपांतरी सोडांगी करके। तो पहले वो महाशक्ति सोडांगी नाम से कुछ हमारे धीरज मिश्रा जी बनाए थे, जो भी ठीक ठाक चित्र लग रहे हैं, जो इसके ऐसे तो खैर कंपेरेटिवली, लेकिन इसके जो आर्ट है उसके हिसाब से ठीक लग रहा है इसमें जो आर्ट है। तो ये इसके कुछ पेजेस शेयर किए गए। तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज पे जितना भी काम हुआ था सारा शेयर किया गया, इस लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है ये। सुशांत पंडा जी का देखिए एक इन्होंने जुनून वाला चित्र है, तो इसकी बिग साइज़ में है। पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, नाग प्रलय वगैरह में आपको जो प्रलय का देवता में देखने को मिलती है वैसे पेज क्वालिटी है। कलर्स संजय गुप्ता जी टीम के हमेशा बेस्ट होते हैं, हालांकि इसकी जो कलरिंग है वो तो पहले हो गई। और सबसे बड़ी बात है 20 कॉमिक्स कभी आपको मिलती कभी भी नहीं, 19 के कवर है और ये 20 कॉमिक्स कभी भी नहीं मिलती है। सिर्फ 4-5 कॉमिक्स थी, उनको आप संग्रह के लिए उठा के रख सकते हो, बाकी कहीं पे भी कोई सीरीज़ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। जैसे नागज्योति पड़ी थी मेरे उसमें, वेल लिमिटेड थी, इसी प्रपोर्शन में छोटे कर देते थे, तो ओरिजिनल राज कॉमिक्स से भी मैच नहीं होती थी, उनका साइज़ अलग ही होता था। और संजय गुप्ता जी ने अपने स्वर्ण प्रश्न बताया कि एक्चुअली इसी साइज़ में प्लान की गई थी, लेकिन कुछ कारण जो भी उनके कारण रहे होंगे नहीं पब्लिश हो पाए, तो 2020 का जादू के नाम से उन्होंने पब्लिश की थी। तो आई थिंक आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होगी। अब तक मैं सम अप कर देता हूँ। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से वोस्ट बाइंडिंग क्वालिटी। नागायण से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग नागायण के हिसाब से करी गई थी, इसकी मार्केटिंग नागायण के हिसाब से की गई थी, इसका फॉर्मेट नागायण के हिसाब से था कि एक MRP रख दिया 3000, प्री ऑर्डर का प्राइस कम रख दिया, प्री ऑर्डर में काफ़ी सा डिले था और हम अनुमान नहीं लगा पाए, और बिल्कुल इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ में हमने इसे बुक किया। इवन GK कार्ड्स वाले जितेंद्र सर है, उन्होंने तो ये भी नहीं लिस्ट किया था, ये मैंने हालांकि उमा कार्ड से लिया था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही लिस्ट किया था क्योंकि उनको लगा नागायण के तो बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, तो वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे इसी से चोट हुई, खैर जो भी हो। अब आते हैं बात स्टोरी और आर्ट पे। अब आप अगर मुझे या किसी और को हम बोलें यार जो नागराज की जो फ्रेंड्स वगैरह है उनका यूनिवर्स आप एक्सटेंड करो, तो नागराज का जो नागदीप है वो वैसे आप समझ जाओ। नाग अगर आप सांप वर्ड आता है, तो हमारी इंडियन माइथोलॉजी में जो नाग का जो एक महत्व है, हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो नाग का महत्व वो सामने आएगा। प्लस क्या आएगा, नाग से आप समझो एक तो होता है सपेरा जो बीन बजाकर नाग को कंट्रोल करता है, बीन वगैरह आएगी। दूसरा होता है नेवला, नेवला सांप का दुश्मन होता है ऐसे लोग बोलते हैं, काफ़ी हमने सुना भी है। तो नेवला तंत्र वगैरह उस तरीके की स्टोरी जाएंगी।
एक होता है गरुड़ पक्षी, या मैं बोलूँगा जो चील या बाज वगैरह होते हैं, यानी बर्ड्स कुछ आएंगे जो सांपों खाते हैं, वहाँ से इसमें अम्बरीश वगैरह की स्टोरी आएगी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, मेरे मतलब अपनी सोच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर सोडांगी की तो फिर मम्मी वगैरह चली जाती है, फेरो स्केरी वगैरह, तो उस तरह से आएगा। तो इस तरीके से इसका वर्ल्ड एक्सटेंड किया गया। कालदूत को देख करके आपको भीष्म पितामह की याद आएगी, और पंचनाग को देख के आपको पांडवों की याद आएगी। तो महाभारत की ये जो पात्र हो, ये जो स्टोरी, जो वहाँ से भी आप कुछ इंस्पायर्ड होकर के इनकी स्टोरीज बना सकते हो। तो ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखोगे परिकल्पना, तो आपको समझ में आएगी कि स्टोरीज किस तरीके से एक्सटेंड होने वाली है और किस तरीके से एक्सटेंड की गई है, और बिल्कुल इस तरीके से एक्सटेंड की गई है। मैंने पढ़ा भी है, मैंने इनको पढ़ने की कोशिश करी। पहली बात तो खैर इसकी बाइंडिंग देख के पढ़ने का हिम्मत हो नहीं पाती, फिर भी कैसे भी केयरफुली थोड़ा सोचा देखा करने की कोशिश करी, और मैं इस नतीजे पहुंचा। मेरा तो सिद्ध हो गया, बताओ, मजाक नहीं करो। कुछ स्टोरीज काफ़ी बढ़िया है वास्तव में, लेकिन आर्ट को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता ना, मज़ा नहीं आता। इवन इन्होंने आर्ट को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, बस संजय गुप्ता ही जानते हैं कि उनको चीज़ बेचनी कैसे है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो डोगा की सीरीज़ थी, जो बढ़िया डील और डिस्काउंट में भी कोई नहीं ले रहा था, उनको संस्करण बना दिया गया, पेपर बैग से डबल प्राइस कर दी गई, नॉवल्टीज़ कम कर दी गई, डिस्काउंट कम कर दिया गया, तो भी लोग उसको ले रहे हैं, मैंने भी लिया है। तो उनको तरीका आता है, और वो जेन्यून है, उनको चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका आता है। जैसे नागालैंड में उन्होंने गोल्ड थीम रखी, गोल्ड गोल्ड सब गोल्ड ग्लेडिंग है ना, एवरीथिंग इज़ इन गोल्ड, आपको गोल्ड गोल्ड याद दिलाएगा ऐसे, गोल्ड ग्लेडिंग वगैरह। तो इन्होंने इसमें थीम रखी सिल्वर, तो थीम वगैरह इनका जो तरीका तो ठीक था, पर इसको मैनेज नहीं कर पाए। अच्छा, ये इतने बढ़िया बाइंडिंग हुई है नागालैंड की, मैं जब भी इससे पढ़ता हूँ ये क्यों नहीं मैनेज हो पाई? क्योंकि कॉस्ट कटिंग, उसके अलावा तो मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आता। और 3-3 हज़ार रुपये की बुक, हम इंडियंस को इतनी आदत नहीं है अभी भी। आप किसी भी वे में देख लें, 3,000 रुपये की बुक बताऊँगा तो वो यकीन नहीं करेगा 3,000 रुपये बुक लेके आ गया, ठीक है। अब ये बात, अब स्टोरी आर्ट में क्या है कि हर जगह आपको इनिशियल लेवल का आर्ट मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल लेवल का आर्ट मिलेगा, और ना बिल्कुल भी मुझे वो अप टू द मार्क नहीं लगा, मतलब कोई भी इंसान उसको लेना ही नहीं चाहेगा। और इसीलिए शायद ये बिग साइज में पहले इन्होंने प्लान किया होगा, पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि नहीं हो सकता कोई, अभी भी हम नहीं ले। तो इन्होंने प्रेजेंट इसको इस तरीके से किया। और अवेलेबिलिटी, ना तो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने इसके प्रकाशन में कोई इंटरेस्ट दिखाया, आर्ट को देख करके आए थे। महेश गुप्ता जी भी इसके 1-2 पार्ट लेकर के आए, कालदूत वाला शायद पार्ट लेकर के आए थे, और एक पंचनाग वाला पार्ट लेकर के आए थे, सोडांगी और विसर्पी का मिसिंग था। तो अगर किसी को ये कंप्लीट चाहिए हो तो कहीं नहीं मिलेगा, अगर किसी भी संग्रह के पर्पज़ से या वो जानना चाह रहा हो तो वो कहीं नहीं मिलेगा। उसका एक ही तरीका है कि आप इस संग्रह संस्करण को लें। और शायद इसमें एक है ये कल्पांतरी सोडांगी, ऐसा कुछ भी है कि जो ऑनलाइन ही पब्लिश हुए थे, कभी वो आपके सामने उस फॉर्म में आए नहीं थे, प्रिंट फॉर्म में। तो पूरा कलेक्शन अगर आपको चाहिए तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका बिग साइज़ में, इतने बिग साइज़ में कभी आया नहीं, कंप्लीट कंबाइनेशन है, न्यू आर्ट सब कुछ है। और कलर्स तो खैर बेस्ट है, चाहे आर्ट कैसा भी हो, कलर्स इसमें बहुत अच्छे यूज़ किए गए। अब आर्ट की क्वालिटी आप देख लीजिए, इस प्रकार की इसमें आर्ट की क्वालिटी है, कहीं जाए तो आपको हंसी आएगी। मेरे को जो पसंद आई कॉमिक्स, वो मुझे एक तो नाग ज्योति पसंद आई, जो सुशांत पंडा जी ने बनाई है। हालांकि वो भी इतनी अप टू द मार्क नहीं बनाई है उनके हिसाब से, लेकिन सुशांत पंडा जी जो है ना, जो आप देखेंगे बेशराज वगैरह के कॉमिक्स में काम किया उन्होंने, तो वो क्या करते हैं स्ट्रेसिंग या मतलब उसको उस तरीके से ले लेते हैं। प्रताप मुलिक जी की कॉमिक्स को कंटिन्यू करना तो वैसा आर्ट बना देंगे, अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स को कंटिन्यू करना तो वैसा आर्ट बना देंगे। तो सुशांत पंडा जी का जो पंडा जी का आर्ट है थोड़ा अच्छा लगता है वो। तो एक नाग ज्योति और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। नाग ज्योति जो कॉमिक्स है बिसरपी वाली, कहाँ गई वो मुझे कॉमिक्स काफ़ी अच्छी लगी है। उसमें क्या होता है कि ना आपको ये कॉमिक्स नाग ज्योति कॉमिक्स, हालांकि सुशांत पंडा जी ने बनाई है, पर तो भी इतना अप टू द मार्क तो आर्ट नहीं है। पर हाँ, ये स्टोरी है पढ़ने लायक तो है। इसमें क्या है कि आपको ना जो एक वैसा होता है क्या, ध्रुव की कॉमिक्स में आपको एक बार जो नताशा और शाला वाला जो कैरेक्टर था, ध्रुव हत्यारा और शहंशाह वाला, या फिर सुपर हीरो एक कॉमिक्स आई थी जिसमें ध्रुव और एक सुपर हीरो की बात थी, उस तरीके का कुछ आपको एक फील मिलेगा। और शेषनाग की कॉमिक्स आई थी जो 30 रुपये के हिसाब से आई थी, अब शायद 150 के हिसाब से आएगी। तो शेषनाग जो कॉमिक्स है उससे भी इसमें मतलब इसमें क्या है कि अनुपम सिन्हा जी ने जो वर्ल्ड रची थी ना, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के स्टोरी, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना। नाग ज्योति का जो शुरुआत है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और नाग ज्योति में आपको ना एक अलग पक्ष देखने को मिलेगा विसर्पी और नागराज का। तो नाग ज्योति हाँ एक अच्छी रीड रही, इसको पढ़ना काफ़ी मज़ेदार रहा। विसर्पी का एक अलग पक्ष दिखाया गया, नागराज से बिल्कुल वो अभी कॉन्टेक्ट में नहीं है। एक नया कैरेक्टर आता कोबराक, क्या कनेक्शन है वो इसमें देखने को मिलता है। 20 पेज की स्टोरी, अच्छी स्टोरी लगी। अम्बरीश में मैंने पढ़ी, अम्बरीश में मैंने बताया ना जैसे आपको बर्ड्स गरुड़ वगैरह हो गए तो वो नाग के दुश्मन है, तो उस तरीके का दिखा देंगे, ठीक है। देवताओं से कनेक्शन बना दिया, रामायण महाभारत से कनेक्शन बना दिया, इसी तरीके से स्टोरी बनती है, ठीक है। फिर कोबराक मेरे को, इसलिए मैंने इसको इतना नहीं पढ़ा, फिर कोबराक फिर से पढ़ी मैंने, क्योंकि मेरे को नाग ज्योति पसंद आई। तो इसमें इस कोबराक जो कैरेक्टर है उसका एक्सटेंशन देखने को मिला, अच्छा लगा। पर आप देख लीजिए, आप कहीं से भी ना मतलब ये इस लायक ही नहीं लगता कि ये ना इसको इस फॉर्मेट में लाया जाए, ये इतना खर्चा किया जाए। नागालैंड 100% भर दी है, तो इसकी डबल कॉपी मैंने वो कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं। अदरवाइज़ अमेजन जो डील आए थे तो नागालैंड की दूसरी कॉपी बनती थी, बहुत अच्छी डील दे रहे थे। मतलब ये 4,200 इसकी प्राइस है, 2,500 में एक दिन के लिए आई थी ये, बहुत सीमित समय के लिए, विद कंप्लीट नोवेल्टीज, फ्री शिपिंग, और अमेजन का जो ट्रस्ट वगैरह होता है उससे टेंशन नहीं होती।
पर वो मैंने मिस कर दी थी डील। तो ये देखिए ये है पागल नागिन, उसी विसर्पी का जो एक कोबरा वगैरह में एक पक्ष दिखाया था, मानसिक पक्ष, तो उसी को आगे पागल नागिन में कंटिन्यू किया गया। तो मैंने ये पढ़ी, विसर्पी वाला पार्ट इसका पढ़ने लायक अच्छा लगा मुझे, ठीक है, सारे पार्ट पढ़ने लायक है। ऐसे ही अगर मैं महात्मा कालदूत की बात करूँ, चलो विसर्पी को हटाते हैं, तो नागज्योति मुझे पढ़ने लायक लगी थी, आर्ट वगैरह अच्छा लगा। महात्मा कालदूत की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा कालदूत आपको पितामह भीष्म क्या दिलाएगा, और 3 हैं ये विषय, परम विषय, और जो है मैं बताऊँगा पूरे इसमें आपको। तो ये 3 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के नाग कैसे कंबाइन हुए, इनकी तीनों की जो एक जो इनका जो प्रेम था किनसे था, सर्पगंधा, जो सारे इसमें यूज़ किए गए हैं, और किस प्रकार से जो है एक शाप वगैरह होता है, मिलन यामिनी क्या होती है ऐसा कुछ था। तो मिलन यामिनी में थे हमारे ये कालदूत के जो एक पार्ट हैं वर्तमान वाले, और सर्पगंधा नाम की एक लेडी थी, उनसे उनका प्रेम था। पर एक महाव्याल करके राजा थे, उनकी सेवा में हमेशा ही वो अपने प्रेम को नेगलेक्ट कर देते थे, एक बार प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं। उस चक्कर में जो है थोड़ा विद्रोह सा हो जाता है, और दुनिया को विनाश से बचाने के लिए तीनों नाग एक हो जाते हैं। सर्पगंधा से छल होता है, और सर्पगंधा जो द्वंद्व में पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है कालदूत के हाथों, और फिर वो जन्म लेती है विशाला वगैरह के रूप में, आगे हमको जो स्टोरी देखने को मिलती है। तो शाप वगैरह उसका होता है, वो सब चीज़ें एक भीष्म पितामह जैसी आपको दुविधा इसमें देखने को मिलेगी, उनसे ही ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। फिर क्योंकि हमारे विषया जो हैं भविष्य काल के हैं, तो उनका एक अलग रूप दिखाया गया है, वो पूरे भविष्य के स्टोरीज वगैरह वैसे आपको देखने को मिलेंगी। 20 पेज की स्टोरी है, इन कैरेक्टर्स का एक्सटेंड किया गया है। ये देखिए बिल्कुल बच्चों जैसा आर्ट लगता है, जैसे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई हो, मतलब इस लेवल का लगेगा नहीं कि नागरा ध्रुव है और इतना बड़ा साइज़ और इस कलर और इस प्राइस को ये जस्टिफाई करता हो। और रही सी कैसे इसकी बाइंडिंग ने पूरी कर दी। अगर अच्छी बाइंडिंग हो और आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ते समय डर लगता है कि खुल के हाथ में ना जाए, पूरी ओपन करते ही हाथ में आ जाता है। इवन सेकंड कॉपी भी मेरे को कई लोगों ने बोला कि यार कैलाश जी आपको पता ही था, आपने खुद ने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी पहले और इसी की बाइंडिंग में शो है, तो आपने फिर से सेकंड कॉपी परचेज की। रीज़न रहा विक्की भाई ने सेम कॉपी बहुत बढ़िया प्राइस में डील में ऑफ़र करी थी, विद नोवेल्टीज़ ऑफर करी थी, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। और उन्होंने इसकी बाइंडिंग ऐसे खोल के दिखाई थी, मतलब ऐसे खोल करके उसको फोटो फेसबुक अपलोड किया था कि बाइंडिंग परफेक्ट है। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा हो सकता मेरे में ही बाइंडिंग इशू हो, दूसरी कॉपीज अच्छी आती हो। वो डील तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद में फिर मैंने इसमें वही सेम उसी प्राइस में विदाउट नोवेल्टीज़ बुक करी, मैंने कहा अच्छी पाई। फिर मैंने देखा डैमेज वही की भी कंडीशन, बल्कि उससे बुरी मेरे पास जो कॉपी है वो इससे फिर भी बेटर थी थोड़ी। तो ये जो है आपको वो पितामह भीष्म होंगे तो देवी देवता सब आएंगे, उस तरह की स्टोरी है। यक्ष राक्षस गरुड़गंड है, हमारे देवकाल जी वो सारे आते हैं। और विशाला कौन है कैसे है, जो हमारे को प्रलय में देखने को मिली थी। तो अनुपम सिन्हा जी ने जो कैरेक्टर ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराए उसी का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो महात्मा कालदूत की आपको इसी तरह की प्रतिशोध, बलिदान, इस टाइप की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और इसमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, राजा मणिराज, जो विसर्पी के पिता थे, उनकी सिस्टर भी थी। तो और वो ट्विन थी एक्चुअली, और इवन वो जुड़े हुए थे, सर्जरी से उनको अलग किया गया था राजा मणिराज को, उनकी सिस्टर को। तो उनकी सिस्टर बोलती है कि अगर आप जैसा मे भी ह्यूमन राइट्स की बात करें तो नागदीप पे बराबर हक बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो उस हिसाब से बोलती है मेरा पुत्र भी उसका अधिकारी होगा। फिर पंचनाग में उसको कंटिन्यू किया गया कि पंचनाग उसको कैसे हराते हैं। ये देखिए इस आर्ट का आप लेवल देख लीजिए, इसमें पागल नागिन का कवर तो आपने देखा था कितना शानदार था, लेकिन आर्ट देख लीजिए, मुझे तो कोई अप टू द मार्क नहीं लगी। हाँ, कलरिंग डेफिनेटली अच्छी है। तो ये स्टोरी मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने कुछ में जैसे विसर्पी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा तो 4-5 पढ़ ली। सोडांगी में मैंने 1-2 ही पढ़ा है, अधूरा प्रेम वगैरह। तो नागराज सोडांगी और विसर्पी का चक्कर वैसे लगेगा आपको जैसे ध्रुव, नताशा और ब्लैक कैट है, तो सोडांगी का भी ये है भाई कि राज कॉमिक्स में नागराज का कैरेक्टर हो से जितने भी कैरेक्टर्स उनमें प्रेम किसी को नहीं मिल पाता, कोई ने दुनिया को बचाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो ये है भाई, ये इसका बुक मार्क है। और ये इस तरीके का इसमें आर्ट है, अधूरा प्रेम, मिलन यामिनी, ऐसी स्टोरीज है। ठीक है, नागराज का बहुत कम इसमें अपीयरेंस मिलेगा तो गेस्ट अपीयरेंस टाइप का मिलेगा आपको, तो इस फॉर्म में मिलती है। तो मेरे को तो ये ना, एक तो आर्ट की वजह से पहले भी वर्दी नहीं लगी थी, वो तो मैंने बस ले ली थी, एक मेरे एक संग्रह के लिए संग्रह हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं अवेलेबल नहीं थी। फिर मनीष गुप्ता जी ने इसकी अनाउंस भी किए पर वो लेके तो नहीं आए। ठीक है, तो ये है। अच्छा, पंचनाग में भी ये कि जो पंचनाग एक्चुअली कालदूत के ही पुत्र हैं। और सबसे अच्छा आर्ट मुझे जो लगा ना, वो मुझे पंचनाग का लगा इस पूरी कॉमिक्स में। हालांकि इसमें हेमंत कुमार जी का आर्ट भी 2-3 में, पर हेमंत कुमार जी अपने इनिशियल लेवल पे थे तब। बेस्ट आर्ट मुझे लगा पंचनाग का जो बनाया है। देख लेता हूँ, शायद मोइन खान जी ने बनाया, मैं फिर देख लेता हूँ। तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में जो सबसे बढ़िया काम किया है वो क्या है, मोइन खान जिन्हें पंचनाग में ये थोड़ा सा एक अप टू द मार्क आर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक लगता है ये आपको, सूदिंग लगता है कलर्स वजह के हिसाब से। तो इसमें दिखाया कि पंचनाग के बारे में बताया गया, उनकी माता कौन थी, किस प्रकार से पंचनागों का जन्म हुआ, ये देखिए। और जो है क्यों कालदूत उनको अपना नहीं सकते, और किस तरीके से नागदीप का शासन। तो नागदीप पे बहुत सारे उत्तराधिकारी जो डिजर्व करते हैं,
और उनमें आपस में एक कॉम्पिटिशन सा बना रहता है, ठीक है। वो सब है, देखिए वो इसमें अच्छा लगा। पंचनाग कॉमिक्स मुझे पसंद आया। और इसमें छोटी छोटी बीच में देखिए जो युद्ध हो रहा है, मतलब पंचनाग जिससे युद्ध करते हैं वो लड़का वही है, मणिराज की जो सिस्टर थी, मतलब विसर्पी की बुआ, उनका लड़का, वो भी नागदीप पे अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो उसका भी अधिकार तो बनता ही है, ठीक है। महिला पुरुष वाला चक्कर है, तो उसको ख़त्म करके फिर आगे प्रतिशोध बहुत है इसके अंदर। जिसको देखो उसको बदला लेना है, मणिराज की सिस्टर को बदला लेना है, इधर सर्पगंधा वगैरह को बदला लेना है, ठीक है। तो वो सब आगे इसमें सारी चीज़ें ब्लेंड होती रहती है। तो पूरी तरीके से नागराज के साइड में पूरा नागदेव को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। तो अगर आपको चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको पता करना है कि क्या क्या स्टोरीज़ थी, और संजय गुप्ता जी का ट्रीटमेंट तो अलग रहता ही है, तो इस तरीके से उन्होंने बनाया। तो उनके संजय गुप्ता जी किसी चीज़ को सेल करने का तरीका जानते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि उनके जो टीम है आर्टिस्ट की, वो ऐसे कवर आर्ट और इस तरीके से बनाती है कि आपको लेने को मजबूर हो जाते हो। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि कवर आर्ट इसका अच्छा है, सभी कॉमिक्स से कवर शामिल किए गए और वो कॉमिक्स शामिल किए गए जो कहीं मिलती नहीं है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको कॉमिक्स सारी ही चाहिए और रखना है तो आप इसको रख सकते हो। पर इसकी बाइंडिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपको फिर इसको लेकर के, हालांकि पिंटू कॉमिक्स में मैं फिर बताता हूँ, मैंने जो बताया कि उन्होंने रिफंड कर दिया, सारा कुछ कर दिया। बस एक ये हुआ था कि उनका डिले हो गया था, और डिले भी क्या होता है, होली वगैरह बीच में थी, और मैं थोड़ा सा क्या कि कम्युनिकेशन विश्वास करता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ भी था ना, बस वो एक ऐसे बोल देते कि आपका पार्सल 10 डेज से भी ज़्यादा डिले हो सकता है, तो आप चिंता ना करें, है ना। और मैं हर एक को ना, जब भी मैं कोई ऑर्डर करता हूँ पब्लिशर से, दोनों मनोज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, या किसी भी सेलर से, नए सेलर से, जीके कार्ड को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, 2700 या 2.7 के उसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप पर्सनली चेक करें, डैमेज प्रोडक्ट ना भेजें और अच्छे से उसको पैक करें। पर मतलब वो ऐसा बोलता हूँ, अभी इन्होंने इतना कम्युनिकेशन हुआ, और निश्चित रूप से उनका ही मेरा लॉस तो होगा। जैसे अगर उनको शिपिंग मैं करता हूँ तो मेरा लॉस होगा, या उन्होंने मुझे पैसे दिए तो उनका लॉस तो होगा, क्योंकि वो शिपिंग देख करके उन्होंने भेजा, फिर से मैं उनको रिटर्न करूँगा तो उनकी शिपिंग लगेगी, फिर वो किसी और को सेल करेंगे, फिर शिपिंग लगेगी। तो ऐसे ट्रबल से बचने की मुझे पता है कि ट्रबल्स आते हैं, क्योंकि मेरे पहले एक्सपीरियंस रहे हुए हैं, हेलो बुक माइन से, अदर पब्लिशर्स वगैरह से मैं कर चुका हूँ डील, कॉमिक्स हवेली से मेरी डील हो चुकी है, उनको मैंने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया था, बाल से जो सीरीज़ थी। तो मुझे पता है ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा नहीं करता कि मैं अपना ये दिखाता हूँ कि मेरा चैनल है तो आप मेरे को अच्छी कॉमिक्स भेजो और ख़राब भेजो। मेरा ये होता है कि आप प्लीज़ चेक करके भेजो, क्योंकि अनबॉक्सिंग होती है, लोग देखते हैं और उससे ट्रस्ट बनता है, और लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं कि हमको कहाँ से परचेज करना है। पर ये कि पिंटो कॉमिक्स का व्यवहार फिर भी अच्छा रहा, मतलब कभी भी वो कि डिले हो गया या जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन कभी भी वो आपस में वो नहीं हुआ कभी भी कि कोई झगड़ा सा है या हम आपको ख़राब भेज रहे हैं। तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पिक्स वगैरह कुछ नहीं मांगी, सीधा ये बोला कि आप जो भी डैमेज है भिजा दीजिएगा। ऑप्शन पूरा दिया, बस मैंने ही चूज़ किया कि मैं सिर्फ एक ही भिजवाऊँगा और रिपीट कॉपीज़ भिजवाऊँगा। और रिफंड वो पहले ही कर चुके हैं, कल रात को रिफंड उनका आ चुका है ऑलरेडी, और मैंने उनको बोला भी था मैं वीडियो बना करके उसको स्थिति को स्पष्ट कर दूँगा। तो पिंटो कॉमिक्स वही है, रिपोर्टेड सेलर है, आप बात कर सकते हैं, पहले कम्युनिकेट कर लें, और कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी डील्स वगैरह में देखा कि लोग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा वो लैग कर जाते हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ में जो है मैं तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि तो 10 रीजन्स नॉट टू बाय, अगर ऐसा तो मैं कहीं बना नहीं सकता या मुझे लिख के रखना पड़ेगा, पर रीजन्स कौन कौन से आइए हम इसको गिन लेते हैं। पहला रीज़न है इसका आर्ट, जो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। दूसरा रीज़न है इसकी बाइंडिंग, बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, और इसी वजह से ना सेलर्स और बायर्स में आपस में होता है कि मैं इसकी जिम्मेदार इसलिए कि कोई और ही है। बिल्कुल इसकी चेकिंग होनी चाहिए। इतने सारे इवन जो मनोज गुप्ता जी के लोग बोलते हैं कि प्रीमियम संग्रह नहीं होते हैं, और जो RCS के लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, और मैं सारे परचेज भी करता हूँ, बाय द वे सारे कॉमिक्स परचेज करता हूँ। लेकिन ना लोग ऐसे बदनाम कर देते हैं मनोज गुप्ता जी की, मेरे को कभी बाइंडिंग इशू इतने ज़्यादा नहीं आया जितना संजय गुप्ता जी के में आया। खैर इसका कारण ये भी रहा हुआ, जो इंसान प्रयास करता है विफल भी होता है, वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी करते हैं। तो बाइंडिंग, तो पहला रीज़न है आर्ट नॉट टू बाय, दूसरा बाइंडिंग, तीसरा है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, और प्री ऑर्डर का और ये अलग होने से क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। अब कोई भी क्या करेगा, जो भी हम डील लेंगे 30%, 20%, 40%, वो इस पे कैलकुलेट होगी। फिर है नोवल्टीज़ का ना मिलना, हाँ ये नोवल्टीज़ अप टू द मार्क नहीं है केस में। तो बाइंडिंग, प्राइसिंग, आर्ट, नोवल्टीज़, और जो है इसके पेपर बैग्स अवेलेबल ना हो पाना, वो भी एक रीज़न है। और इसके अंदर स्टोरी ना बिल्कुल वो है कि मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कोई कसी हुई स्टोरी भी नहीं है, पर हाँ ये है कि स्टोरी बुरी तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 20-20 के हिसाब से थी, 20-20 पेज की जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑनलाइन पब्लिश की गई थी। तो आई थिंक 5 रीजन्स मिलेंगे नहीं बाय करने के, और बाकी रीजन्स है सेलर और बायर्स का आपस का ट्रस्ट इसकी वजह से टूटता है। क्योंकि ये मुझे जो पिंटो कॉमिक्स ने भेजी है, ये इससे पहले मुझे जीके कार्ड ने भेजी थी, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी कॉपी रखी हुई लेके आनी पड़ेगी, अंदर दबी हुई पड़ी है। उसमें भी क्या मेरे और जीके कार्ड में, क्योंकि हमारे तो क्या काफ़ी टाइम से रिलेशन चला रहा, तो कोई प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन हुआ नहीं, अदरवाइज़ वो भी एक प्रॉब्लम था, मतलब उसको रिटर्न करना भी एक प्रॉब्लम होती। तो जब भी ट्रबल हो, अच्छा इसकी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वेरी हैवी भी है, ये भी छठा रीजन बन जाता है, छठा या सातवां रीजन बन जाता है, वो नॉट टू बाय अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। तो इतना हैवी होने से शिपिंग
सेलर को भी बहुत महंगा पड़ता है, और अगर कोई बायर इसको रिटर्न करना चाहे तो आप समझ सकते हैं बहुत महंगा पड़ेगा। और इतनी डैमेज को अगर आप 2-3 बार शिप होगी तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मालूम मैंने किसी डील में लिया, प्लस मैंने शिपिंग दी, मेरे पास आई, अब मैं किसी दूसरे भाई को सेल करूँगा, सेम रेट पे तो नहीं कर पाऊंगा, उसमें शिपिंग रेट हो जाएगी, और दूसरे भाई को फिर विद शिपिंग पड़ेगी, तो बहुत महंगी हैवी होना इसका एक और डिसअपॉइंटमेंट है। और इससे जो है बायर सेलर के रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, डेफिनेटली ख़राब होते हैं, और पब्लिश बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं लेते हैं। चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदें, पिंटो कॉमिक्स से खरीदें, जीके कार्ड से खरीदें, अमेजोन से खरीदें, कहीं से भी खरीदें, जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रकाशक की बनती है। उनको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और इसका ना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। पिंटो कॉमिक्स जी उन्होंने बोला था कि सर हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, हमने आपको भेजा, बाद में डैमेज हो गया। आप जानते हैं कि कभी भी शिपिंग में डैमेज हो ही नहीं सकता, जिस तरह की शिपिंग वगैरह आजकल होती है, और आप जानते हो। और ऐसी भी बुक, क्या बुक, मुझे पता है कि उन्होंने ख़राब नहीं भेजा, नया ही भेजा, बिल्कुल न्यू है। देखिए इसको मैं ऐसे कर करके अगर आप एडजस्ट करूँ ना, प्लास्टिक की टेबल से ज़्यादा इस पर करूँगा नहीं, लकड़ी को तो ऐसे ऐसे करूँ ना इसको मैं, तो फिर से बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा बिल्कुल न्यू कंडीशन में आता है ना। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम कैसे इतनी सी, देखो मैं समझा देता हूँ। ये जो गैप आ गया ना, अगर मैं किसी बुक बाइंडर के पास जाऊँ और ये जो ब्लू कलर का जो कपड़ा सा है उसको बोले कि इसके अंदर ग्लू भर दे, फेविकोल या कुछ पूरा यहाँ से अंदर तक, और चिपका दे इसको अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो अच्छा, इसमें सबसे बड़ी, कोई बोले कि यार आपने खोली किस लिए, तो एक बात यार, कॉमिक्स इंसान क्यों लेता है, कोई सा भी एडिशन हो, पढ़ने के लिए तो लेता है। तो अगर आप इसको अच्छा पढ़ना, तो मतलब खोल ही भी नहीं पाओ, पढ़ी तो मैंने अपने वो मेरी जीके कार्ड वाली कॉपी पढ़ी है, या मेरे पास में जो है इसकी मनीष गुप्ता जी की कॉपीज़ पड़ी हुई है। तो पढ़ने का तो तरीका हम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। तो अवेलेबिलिटी की जो मैं बात बता रहा था, इसकी 4 से 5 पेपर बैग्स अवेलेबल थी ओल्ड स्टॉक में, 50-50 के स्टिकर के साथ में। और मनीष गुप्ता जी ने काफ़ी सस्ते डाइस दिए हैं, तो इसमें चिंता की बात नहीं कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर अगर इसके 4 खंड है ना 20 कॉमिक्स के, महात्मा कालदूत, विसर्पी, पंचनाग और सोडांगी, तो आपको महात्मा कालदूत और पंचनाग अवेलेबल हैं, सिर्फ विसर्पी और सोडांगी वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, वो मनीष गुप्ता जी के अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ 10 तो एग्जैक्ट तो मैंने काउंट नहीं करे, 5 से 10 के बीच में रीजन है जो आपको नहीं बाय करनी चाहिए, सच में नहीं बाय करनी चाहिए। या फिर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं ना, तो इसकी बाइंडिंग को आप कंसिडर करके पहले किसी बुक बाइंडर से बात करें, वो कितने पैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, जाना पड़ेगा उस पे। तो ये बहुत एकदम न्यू है, ये है कि पिंटो कॉमिक्स ने ये उस तरह से डैमेज नहीं भेजी, मतलब ये न्यू कॉमिक्स है बिल्कुल, बस इसका प्रॉब्लम ये है। और हाँ, जितने भी संग्रह संस्करण मिले वो थोड़ा डिस्काउंट में इसलिए हो गया था क्योंकि वो पॉली बैग वगैरह रैप नहीं मिले, पर हाँ क्योंकि वो डील में थे, तो वो भी बनता है कि वो ओल्ड स्टॉक ही बेच पाते हैं। तो मैं सेलर्स को भी सलाह दूंगा, जब भी राज कॉमिक्स उनके पास आए, चाहे मनोज गुप्ता जी के आए चाहे संजय गुप्ता जी के आए, जैसी वो आती है उसी रूप में रखें। उनकी नोवेल्टी मिस क्यों जाती है, बताऊँ क्यों मिस हो जाती है, क्योंकि वो नोवेल्टी यहाँ कर देते हैं। जिन कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टी नहीं हो, वो दूसरी नोवेल्टी पकड़ा देते हैं, तो एक की तो मिसिंग होनी है। पॉलीबैग्स कभी रिमूव ना करें, अगर कोई पॉलीबैग नहीं है तो खर्चा करके पॉलीबैग्स में रखें, चाहे कितनी भी घटिया कंडीशन हो, डस्टी आपका स्टोर रूम है, चाहे वो मॉइस्चर वाला है, बारिश हो गई है, अगर आप पॉलीबैग में रखोगे ना फॉर गॉड सेक, तो एक पॉलीबैग की बात होती है, आपका प्रोडक्ट एज इट इज़ बच जाएगा, कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगी। और जो है ये आप मान के चलें कि अब जो कॉमिक्स खरीद रहे हैं काफ़ी लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल्स को देख करके बाय करते हैं, सोच समझ के बाय करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं तो उनको नोवेल्टी का शौक होता है। तो मेरी वीडियो देख के कई लोगों ने मुझे शिकायत करी, मनोज गुप्ता जी के जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है उसमें शिकायत करी, कई ने बोला कि यार आपको ही क्यों मिलती है नोवेल्टीज़, हमें क्यों नहीं मिलती है। लोग बेचारे महंगे महंगे संग्रह संस्करण किसी डील में लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से, तो उनको नोवेल्टीज़ नहीं भेजी जाती, क्योंकि जो भी परचेज़ करेगा वो मेरी वीडियोस को या किसी को देख करके परचेज़ करेगा, और उस वीडियो में एक एक चीज़ मेंशन होती है कि कौन कौन सी नोवेल्टीज़ है, कौन से एमडीएफ स्टिकर है, कौन से कवर कार्ड्स है, कौन सा स्केच कार्ड है, तो वो उनको एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो एकदम क्लियर कर दें कि जब भी आप कोई डील करें कि भाई ये विदाउट नोवेल्टीज होगा, विदाउट एनी जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा, इस कंडीशन में है। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने डील बहुत अच्छी दी है, और मुझे लगता नहीं कि अगर ऐसी डील कोई और दे पाएगा, ये भी एक बात है। तो वो है, सब कुछ है, डील भी है, सब कुछ, लेकिन बस एक ही चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। और मैं खुद एक बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ, तो मेरे पास में सभी कॉमिक्स की कई कॉपीज़ तो ऑलरेडी होती हैं, किसी की 2 होती है, कईयों की सिंगल होती हैं, वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल बायर के लिए जिसने एक भी कॉपी नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी शायद ये आई थिंक संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से भी आउट ऑफ स्टॉक है, आई थिंक ये फ्लिपकार्ट अमेजन पे मुझे पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक है नहीं, तो उस हिसाब से, उस डील के हिसाब से काफ़ी ठीक था ये। तो अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, इसका पैसा मुझे मिल चुका है, और किसी भी प्रकार की मेरी तरफ से अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको परचेज करने से पहले 2 बार सोच लें, इन चीज़ों को कंसिडर करके परचेज करें। ऐसा नहीं कि परचेज नहीं कर सकते, अच्छा कलेक्टिबल आइटम है, बिग साइज़ में है, हार्ड बाउंड है, बढ़िया है। थोड़ा बुक माइंडर के पास जाके 150 रुपये खर्चे में पता करना पड़ेगा, खर्चा ये लगता है कि आप इसको बढ़िया रिपेयर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिबल है। पर अगर आप नागायण की उम्मीद बिल्कुल ना करें, नागायण का जो आर्ट था, या जो हमारे जो अनुपम सिन्हा जी हैं, मनोज जी हैं, या अभी जो हेमंत कुमार जी आर्ट दे रहे हैं, वो आप भूल दो,
नागायण हर चीज़ में बहुत आगे है। मतलब आर्ट की बात करें आप, कलरिंग, कुछ भी बात करें, नागायण तो नागायण है। और खैर संजय गुप्ता जी को धन्यवाद भी दूंगा कि हमारी फेवरेट चीज़ को इस फॉर्मेट में लाने के लिए। इसको कितनी बार बोलो, कोई समस्या नहीं होती है, बस यही ट्रीटमेंट वहाँ दे देते। और कॉस्ट कटिंग हुई है क्योंकि हर क्षेत्र में हुई है। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि यार एक कोइंसिडेंटली आपका एक ग्लू हट गया तो क्या हो गया, नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है। बस विक्की भाई से मैं एक बार जरूर उनसे बात करूंगा या उनको मैसेज करूंगा कि सच में भाई उन्होंने ऐसी फ़ोटो फेसबुक डाल दी थी कि इस तरीके से खोल के, क्या देखो ये अमेजिंग फ्रेंड्स में नागराज है और ये इतने % डील में लो, तो शायद उनसे मैं बाय करता तो बढ़िया रहता। पर खैर अब मेरे को इसको पढ़ने के बाद में मैंने कोशिश भी की सारी बुक्स पढ़ने की, मतलब अच्छा ही हुआ कि इसकी सेकंड कॉपी नहीं चाहिए, तो पिंटो कॉमिक्स को भी रिटर्न कर दूंगा और अब कहीं और से लेने का प्रयास भी नहीं करूँगा। तो इसी के साथ 50 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।